हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में समझेंगे डाउरी के कंसेप्ट को, डाउरी को किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, कौन सा एक्ट यहां पर अप्लीकेबल होगा। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी सेक्शन है जो डाउरी से रिलेटेड पनिशमेंट को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में जो एक्ट को डिस्कस करेंगे वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके अंदर डेफिनेशन भी दी गई है, पनिशमेंट भी डिफाइन की गई है। तो एक एक करके हम सभी को समझेंगे। तो चलते हैं स्लाइड्स पर। तो इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक नोटबुक नहीं ली है, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उन सभी को आप रिटन डाउन करते चलिए, साथ ही जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को आप लिखते चलिए। तो चलते हैं स्लाइड्स पर। तो गाइज, आज हमें डिस्कस करना है दहेज के बारे में। डाउरी किसे कहते हैं, कहाँ पर इसे डिफाइन किया गया है, कौन कौन सी सेक्शन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कौन से साल में बना था, 1961 में। तो इसको हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं इस एक्ट के सेक्शन 1 की, यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की। डाउरी का अगर हम हिंदी में मतलब समझे तो आप सभी को पता ही होगा, डाउरी का मतलब होता है दहेज। तो आज की हमारी वीडियो इसी से रिलेटेड है कि दहेज के अंदर किस चीज़ को शामिल किया जाएगा, किसे हम दहेज कहेंगे, दहेज लेने पर कितनी पनिशमेंट हमें मिलेगी, या कोई दहेज लेता है तो उसे कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है। कोई अगर डिमांड करता है केवल दहेज की तो क्या उसके लिए तब भी कोई सज़ा का प्रावधान है। तो इसी के बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 बात करती है कि एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो बनाया गया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। और ये आया था फोर्स में उस डेट पर जब एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल जो जीता में नोटिफिकेशन के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा इसे अपॉइंट किया गया है। अब हम बात करें दहेज के मतलब को, यानी कि इस दहेज की डेफिनेशन के अंदर किन बातों को शामिल किया गया है। तो डाउरी का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी इसमें शामिल हो सकती है, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसे कि आईपीसी के सेक्शन 10 के अंतर्गत वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना गया है, उसको शामिल किया जाएगा। अगर कोई भी पार्टी देती है या एग्री होती है देने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को या प्रॉपर्टी को, और वो एक पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है दूसरे पार्टी को, यानी कि यहाँ पर मैरिज होनी चाहिए। यानी कि एक मैरिज की पार्टी जो है दूसरी पार्टी को कुछ प्रॉपर्टी दे रही है, कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे रही है, या फिर मैरिज के जो पार्टी है उनके पेरेंट्स के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। वो मतलब कि जो एक पार्टी है उसके पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं दूसरी पार्टी से कोई भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, या एक पार्टी के पेरेंट्स दे रहे हैं दूसरी पार्टी को कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यहाँ पर डाउरी कहेंगे। और ये डिमांड कभी भी की जा सकती है, मैरिज के समय पर, मैरिज से पहले, मैरिज के बाद भी, लेकिन वो जो पार्टी है उसमें शामिल होनी चाहिए, यानी वो उससे कनेक्टेड होनी चाहिए। और इसके अंदर मेहर को शामिल नहीं किया जाएगा। सॉरी, इसके अंदर मेहर को शामिल नहीं किया जाएगा। मेहर का मतलब जब लड़की के पिताजी या लड़की की तरफ से उनके जो गार्जियन हैं उनकी तरफ से कोई भी अमाउंट दिया जाता है लड़की को, उसके लिए उसे हम मेहर कहते हैं। लेकिन जब हम दहेज के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं तो उसमें डावर और मेहर को शामिल नहीं किया जाता।
तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दहेज की डेफिनेशन के अंदर किस किन बातों को शामिल किया गया है। यानी वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो सकती है, मैरिज की एक पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है दूसरी पार्टी को, उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया जा रहा है दूसरी पार्टी को, उसे हम दहेज कहेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन में वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। यानी कि यहाँ पर वैल्यूएबल सिक्योरिटी का सेम मतलब है जो आईपीसी के सेक्शन 13 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जब कोई भी दहेज लेता है और दहेज देता है तो उसके लिए कितना सजा का प्रावधान है, कितनी उसे सजा दी जा सकती है। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा सेक्शन 3 को, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सॉरी, जो बात करता है पेनल्टी के बारे में दहेज लेने और देने के। यानी कि कोई भी पर्सन अगर इस एक्ट के शुरू होने के बाद लेता है, देता है या उकसाता है दहेज लेने या देने के लिए, तो उसे कम से कम 5 साल तक की सजा दी जा सकती है और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है जो कम से कम 15,000 रुपये होगा। और उस दहेज की वैल्यू के अमाउंट को भी कंसीडर किया जाएगा जो भी ज़्यादा होगा, भले ही वो दहेज का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है या यहाँ पर जो ये फाइन बताया गया है ये भी ज़्यादा हो सकता है, तो जो भी ज़्यादा होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कोई पार्टी अगर केवल डिमांड ही करती है या उनके पेरेंट्स के द्वारा डिमांड की जाती है, कोई रिलेटिव है, तो क्या तब भी उन पर उन्हें सजा दी जा सकती है, क्या सजा का प्रावधान है? तो इसके लिए हमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 4 को पढ़ना होगा, जो बात करता है पेनल्टी फॉर द डिमांडिंग डाउरी। यानी कि कोई भी पर्सन डिमांड करता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और वो डिमांड की जा रही है पेरेंट्स की तरफ से, उसके रिलेटिव की तरफ से, उसके गार्जियन की तरफ से। किसके गार्जियन? या तो ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए मिनिमम 6 महीने की सजा, जो कि बढ़कर मैक्सिमम 2 साल तक की हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है जो कि 10,000 रुपये एक्सटेंड हो सकता है। अब हम बात करें, अगर कोई पार्टी दहेज से रिलेटेड, अगर वो दहेज की डिमांड कर रहे हैं या दहेज ले रहे हैं, तो उसके लिए अगर वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? तो इसके लिए हमें सेक्शन 4A को पढ़ना होगा, जो बात करता है बैन ऑन द एडवर्टाइजमेंट। यानी कि कोई भी पर्सन ऑफर करता है किसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, न्यूज़पेपर में हुआ या कोई भी अदर मीडिया है, उसमें वो अपनी प्रॉपर्टी है, मनी है या बिजनेस का कोई शेयर है या कोई भी इंटरेस्ट है, उसको दिखा रहा है अपने बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, सन है या डॉटर है, कोई भी है या अदर कोई भी रिलेटिव है, अगर वो ऐसा करता है या प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, सर्कुलेट करता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, तो उस पर भी सजा का प्रावधान है। उसे मिनिमम 6 महीने की सजा दी जा सकती है, जो कि बढ़कर 5 साल हो सकती है। साथ ही फाइन भी होगा, फाइन भी हो सकता है, और जो कि कितना होगा? 15,000 रुपये। तो आपने समझा कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट भी करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है दहेज से रिलेटेड। अब हम बात करें, अगर मैरिज की पार्टी, किसी भी एक पार्टी या के द्वारा एग्रीमेंट की मांग की गई कि आप एक एग्रीमेंट तैयार कीजिए कि मैं शादी तुमसे तभी करूंगा जब तुम एक एग्रीमेंट साइन करोगे और उसमें यह कहोगे कि शादी के बाद तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे। अगर ऐसा किया जाता है तो क्या वो कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल होगा?
तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा सेक्शन 5 को, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के, जो बात करता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर बनाया जाता है दहेज को लेने या देने के लिए वो वॉइड होगा, यानी कि आप कोर्ट के अंदर उसे एनफोर्स नहीं कर सकते। तो आज हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दहेज से रिलेटेड इस वीडियो में समझी। अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।